जय हिंद दोस्तों, NSRPS टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 6 के हिस्ट्री का 9वां एक्सरसाइज जो है हमारा प्रथम साम्राज्य, मैं आज आप लोगों को उसका थ्योरी एवं ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। पहला पॉइंट है 273 ईसा पूर्व अपने पिता बिंदुसार के बाद अशोक मगध साम्राज्य का सम्राट बना। पूछेगा अशोक जो है मगध साम्राज्य का सम्राट कब बना था, तो ये बना था 273 ईसा पूर्व में। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, आज की जो पटना थी। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करता था उसकी स्थापना जो है उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 वर्ष पहले की थी। यानी अशोक के दादा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और जिस राज्य पर शासन करता था अशोक, उसका स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 वर्ष पहले कर दिया था। ठीक है। अब आगे हैं मौर्य वंश के संस्थापक। तो आप लोग को पता होगा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? तो ये थे हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला पॉइंट है मौर्य साम्राज्य का मूल क्षेत्र नंद साम्राज्य का क्षेत्र था। मौर्य साम्राज्य का जो मूल क्षेत्र था वो क्या था? तो वो था हमारा नंद साम्राज्य का क्षेत्र। ठीक है। अगला पॉइंट है प्रशासनिक कार्य में राजा की सहायता के लिए अनेक उच्च पदाधिकारी रहते थे। उसको क्या बोलते थे? तो उसको अमात्य बोला जाता था। वो जो उच्च पदाधिकारी होता था उसको क्या बोला जाता था? अमात्य बोला जाता था। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो या बुरा लग रहा हो, अगर बुरा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसमें क्या कमी है, किसमें सुधार किया जाए। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद समाहर्ता अथवा राजस्व संग्रहकर्ता का काम क्या होता था? तो कर इकट्ठा करना होता था। उसका काम क्या होता था? कर को इकट्ठा करना। आय का मुख्य स्रोत जमीन से मिलने वाला कर था। आय का जो मुख्य स्रोत था उसका वो क्या था? तो जमीन से मिलने वाला कर था। अगला पॉइंट है मौर्य साम्राज्य के प्रमुख प्रांत कौन कौन थे? तो उसके जो प्रमुख प्रांत थे वो निम्न थे। कौन कौन थे? मगध, तक्षशिला, उज्जैन एवं स्वर्णगिरी। ये जो है इसका 4 प्रमुख प्रांत थे। और सारे प्रांत हैं पर जो उसका प्रमुख प्रांत थे वो यही सब थे, मगध, तक्षशिला, उज्जैन एवं स्वर्णगिरी। अगला पॉइंट है जिलों की देखभाल स्थानिकों एवं गांव की देखभाल गांव के मुखिया, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो ग्रामिक कहा जाता था। गांव के मुखिया को क्या बोला जाता था? ग्रामिक कहा जाता था। न्याय प्रशासन के क्षेत्र में साम्राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश सम्राट होता था। यानी न्याय प्रशासन के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा होता था, जो सभी फैसले को तैयार करता था, यानी जो फैसला देने के बाद वो सबको मंजूर होता था, वो क्या होता था? उसको बोला जाता था सम्राट। अगला पॉइंट है अशोक ने अपने शासनकाल में प्रजा हित के लिए अनेक कार्य किए। अशोक जो है उस समय में अपने प्रजा के हितों के लिए जो है बहुत सारे कार्य किए थे। तो क्या क्या कार्य था, अब उसी को देखना है। मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाए। क्या खुलवाए थे? चिकित्सालय खुलवाए, जहाँ गरीबों की निःशुल्क, यानी जहाँ पे पैसा नहीं लगता हो, निःशुल्क हो, बिना शुल्क के चिकित्सा प्रदान की जाती थी। मनुष्य और पशु के लिए जो है चिकित्सा प्रदान किया जाता था बिना पैसे का।
सड़क के किनारे पेड़ लगवाए ताकि मनुष्य एवं पशुओं को छाया मिल सके। मनुष्य एवं पशु इन सबों को क्या मिल सके, तो छाया मिल सके। जगह जगह पर कुएं भी खुदवाए। अगला पॉइंट है उड़ीसा कलिंग अशोक के समय बौद्ध धर्म अपनाया। इसको मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो आज का जो उड़ीसा है वो क्या था, उस समय में वही था क्या, कलिंग। कौन था वहाँ, क्या था उस समय में, कलिंग। यानी भारत में जो आज जहाँ उड़ीसा राज्य है वहाँ सम्राट अशोक के समय कलिंग नाम का क्या था, तो राज्य था। अशोक क्या किया था, कलिंग पर चढ़ाई की थी। उसी समय में क्या हुआ था, बहुत घमासान युद्ध हुआ, कई लोग वहाँ मारे गए थे। ठीक है, युद्ध में जो है हजारों सैनिक और वहाँ के लाखों नागरिक मारे गए, बहुत सारे वहाँ बच्चे बेसहारा हो गए थे। इस युद्ध को जीतकर भी अशोक का मन क्या हुआ, तो दुख से भर गया। किस युद्ध को जीतने के बाद, कलिंग युद्ध को जीतने के बाद। यानी अशोक जो है कलिंग युद्ध तो जीत गया था, लेकिन इनका जो मन था वो बिल्कुल दुख से भर गया था। क्यों भर गया था, क्योंकि वहाँ इन्होंने देखा कि वहाँ बहुत सारे बच्चे जो है बेसहारा हो गए, बहुत सारी स्त्रियां जो है विधवा हो गई थी, बहुत सारे क्या बोलते नागरिक मारे गए थे। ये इन्हीं सब चीज़ों को देखकर उसका जो है मन पूरा व्याकुल हो गया, दुख से भर गया। इसके बाद इन्होंने फैसला किया कि युद्ध करने से क्या होता है, तो लोगों को बहुत दुख पहुंचता है, इसलिए वह युद्ध छोड़कर अब लोगों की भलाई का काम करेगा। किसने सोचा था ये, तो अशोक ने सोचा। उसने अपने विचारों को क्या किया, इसके बाद संदेश के रूप में चट्टानों पर खुदवाना शुरू किया। अगर आप लोग उड़ीसा जाइएगा जहाँ ये कलिंग है, तो वहाँ आप लोग देखिएगा कि वो जो उसका शिलालेख है उस पर ये अपने उसका जो वो विचार है उस पर लिखवाया हुआ है। ठीक है, तो यही था उड़ीसा कलिंग अशोक के समय। उसके बाद ये क्या हुआ, तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कौन, अशोक सम्राट। ठीक है, तो पूछेगा जो कलिंग कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है उड़ीसा में। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। भाब्रू अभिलेख से अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी होना और धम्म तथा संघ में विश्वास करने के संबंध में जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट है धम्म। संस्कृत शब्द धर्म का क्या है, प्राकृत रूप है। कौन रूप है, तो प्राकृत रूप है। अगला पॉइंट है अशोक के धम्म में अहिंसा और दान का भी बड़ा महत्व है। किस किस चीज़ में, अहिंसा और दान का भी क्या था, तो बड़ा महत्व था। अपने इस धम्म के संदेशों को उसने शिलाओं पर और स्तंभों पर खुदवाए। किस किस चीज़ पर खुदवाया था, शिलाओं पर और स्तंभों पर। वर्तमान जहानाबाद जिले के बराबर पहाड़ी की तीनों गुफाओं की दीवारों पर अशोक का जो है लेख उत्कीर्ण मिला है। अशोक का लेख उत्कीर्ण है। इसमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के आवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। यानी वो गुफा जो है साधु को क्या किया था, वो दान में दे दिया था। कौन, अशोक। अब अगला पॉइंट है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप अंग्रेज विद्वान ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। पूछेगा जो सबसे पहले जो है ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था, तो ये किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। कब, 1837 ईस्वी में। था कहाँ के ये, तो अंग्रेज थे ये। ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए पूरी लाइन को ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है पूरे चैप्टर का जो है पूरा निचोड़ डाला हुआ है। इसको देखने के बाद आपको इस चैप्टर से एक भी कोई ऐसा टॉप पॉइंट नहीं है जो इसमें ऐड किया हुआ नहीं है। इसलिए आप लोग सिर्फ इसको ध्यान से देखिए, आपको
किसी भी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैंने पूर्णतः कंटेंट डाला हुआ है। अगला पॉइंट है, अशोक ने अपने संदेशों को दूसरे देशों में भी पहुंचाया। वो जो अपना संदेश था वो दूसरे देशों में भी ये पहुंचा दिया था। उसके अधिकारी मिस्र, यूनान, वर्मा आदि देशों में गए। ठीक है, यानी इसका जो संदेश था वो सभी देशों में पहुंचाया। कौन कौन में? मिस्र था, जैसे यूनान, वर्मा, इन सभी देशों में उसने अपना संदेश पहुंचाया था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल श्रीलंका भेजा। कहाँ पे भेजा था? तो ये श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। किस धर्म के प्रचार के लिए? तो बौद्ध धर्म के। अशोक जो है शुरू में आप लोग को बताए थे कि बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद, तो उसी के प्रचार के लिए उसका जो पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा, इसके नेतृत्व में अपने अधिकारियों का एक दल कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। किस चीज़ के लिए? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। स्तंभ के शीर्ष पर हाथी, सांड या सिंह की प्रतिमा बनाई गई थी। अगला पॉइंट है, सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह बनाए गए थे। कितना सिंह बनाए गए थे? तो 4 सिंह बनाए गए थे। ध्यान रखिएगा आप लोग, उस पर सिर्फ 4 सिंह ही था, उसको ध्यान में रखिएगा। अब अगला है, 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र बना तो 4 सिंहों की इस बनावट को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। किस चिन्ह में? तो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में। कब? 26 जनवरी 1950 को, जब देश क्या हुआ था? गणतंत्र हुआ था। सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। पूछेगा सत्यमेव जयते किस लिपि में है? तो ये है आपको देवनागरी लिपि में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के हैं चंपारण जिले में रधिया ग्राम के निकट अरेराज नामक स्थान पर लोरिया अरेराज स्तंभ दर्शनीय है। ये सब कहाँ पे है? तो रधिया ग्राम के निकट में। कौन कौन? लोरिया, अरेराज। बिहार के रामपुर में मिले अशोक स्तंभ का हिस्सा। बिहार के रामपुर में मिले अशोक स्तंभ का हिस्सा अभी इसे क्या किया गया है? तो राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। अब है शिलालेख में प्रयुक्त लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है किधर से किधर लिखी जाती है? ये लिखी जाती है आपको बाएं से दाएं। इसको ट्रिक से याद रखिएगा। ब्राह्मी में बो है तो ये किधर से हो गया? बो अगर है तो शुरुआत में फिर बो आ जाएगा बाएं से दाएं। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं। अगर ब्राह्मी का आपको याद है तो खरोष्टी का स्वाभाविक है जो याद रह जाएगा। अगर वो बाएं से दाएं है तो ये दूसरा दाएं से बाएं। इसी तरह छोटा छोटा ट्रिक लगा के आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था हमारा इस चैप्टर का पूरा थ्योरी। इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो छूटा हुआ है। अब इसका जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को वो करा दे रहा हूँ। इसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 8 से 10 क्वेश्चन डालता हूँ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है आप लोग उस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? तो ये था कहाँ का? मगध का। किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? तो ये किसका उपदेश था? महात्मा बुद्ध का, जिसको गौतम बुद्ध बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के साम्राज्य में प्रशासन का उच्च पदाधिकारी कौन होता था? तो ये होता था अमात्य। ऊपर आप लोगों को पढ़ाए हुए थे मैं थ्योरी में। अब अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन जो है दुख से भर गया? तो किस युद्ध को जीतने के बाद हुआ था? कलिंग युद्ध को। ऊपर में मैंने बताया था भी कलिंग युद्ध के बारे में कुछ पॉइंट, जो उस युद्ध को जीतने के बाद भी जो है उसका मन पूरा व्याकुल हो गया था। क्यों हो गया था वो भी कारण मैं बताया वहाँ पे। जो बहुत सारे बच्चे बेसहारा हो गए थे, बहुत सारे विधवा को देखने के बाद उसको लगा कि हमने युद्ध नहीं करनी चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा मतलब हानि होता है। अगला क्वेश्चन है,
सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? तो ये किसने पढ़ा था सबसे पहले? तो ये पढ़ा था आपको जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। ये थे कहाँ के? तो अंग्रेज थे। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो ये इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। आज कलिंग भारत के किस राज्य में है? तो ये है आपको उड़ीसा में। राजस्व संग्रहकर्ता के क्या कार्य थे? तो इसका क्या काम था? कर इकट्ठा करना। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है सारनाथ के स्तंभ से। लास्ट क्वेश्चन है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये लिखा गया था ब्राह्मी में। किस में? ब्राह्मी में। ये था हमारा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक बात और है दोस्तों, अगर आप लोग बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार देखिए। इसे 4 से 5 बार देखने के बाद आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको पता होगा कि बीपीएससी टीचर में जो है आपको सिर्फ एससीईआरटी और एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन आता है, और इसमें जो है थ्योरी में मैं पूरा लाइन बाय लाइन जो है उसका जो कंटेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं सभी पॉइंट को यहाँ पे डाला हुआ हूँ। इसलिए आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें, 4 से 5 बार देखिए। आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगी। आपको कोई भी क्वेश्चन छूटने की यहाँ से संभावना नहीं है।